नमस्कार दोस्तों। आज यानी 24 जनवरी 2017 का हमारा प्रीलिम फोकस न्यूज़ डिस्कशन है। उसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए, फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड। आप इसे अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। देखिए, एक पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट के पास में, जिसमें कहा गया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट पास करने वाली है 1 फरवरी को, उसे पोस्टपोन कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है 5 राज्यों के इलेक्शंस होने वाले हैं अभी। तो यह शंका जताई जा रही थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कुछ ऐसी स्कीम्स घोषित कर सकता है ताकि उनसे जो मतदाता का मत है वो प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटीशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि स्टेट असेंबली इलेक्शंस का सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बजट से कुछ लेना देना नहीं है। और कल ही मैं पढ़ रहा था, इलेक्शन कमीशन ने भी ऐसा रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप अपने बजट में कोई भी नई स्कीम इन होने वाले 5 राज्यों के लिए मत चलाना, ऐसा ऑर्डर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इशू है, आप इसे अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इशू है वो लोधा कमेटी के रिफॉर्म से रिलेटेड है। लोधा कमेटी के रिफॉर्म्स आपको पता है क्रिकेट में आए थे और क्रिकेट में आपको याद होगा बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है अनुराग ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था क्योंकि वो रिलेक्टेंट थे लोधा कमेटी के रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने में। तो इसी वजह से अब जो दूसरे स्पोर्ट्स जैसे कि ये कबड्डी मान लीजिए और हॉकी, 28 स्पोर्ट्स हैं, इनके कुछ डिग्निटरीज जैसे कि फॉर्मर प्लेयर्स वो सामने आए हैं और इन सब ने मिलकर एक पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट के पास में कि आप जो रिफॉर्म्स, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि जो रिफॉर्म्स आपने बीसीसीआई के अंदर लाए वो रिफॉर्म्स अब इन बॉडीज के अंदर भी लाइए, जैसे हॉकी की बॉडी है या फिर कबड्डी की बॉडी है, रेसलिंग की बॉडी है। एक तरह से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाए गए रिफॉर्म्स को इंडोर्स किया है और ये कहते हैं कि वही टाइप के रिफॉर्म्स जैसे कि 1 स्टेट 1 वोट, ये सब लोधा रिकमेंडेशंस हैं। आपको याद होगा कि एक स्टेट के लिए एक वोट होना चाहिए और पॉलिटिशियन या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सर्व नहीं कर सकते इन बॉडीज़ में, और एक कूलिंग पीरियड होना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो उसी तरह के रिफॉर्म्स अब इन बॉडीज़ में भी आना चाहिए। फिर कहते हैं कि देखिए, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्लेयर्स को ऊपर लेकर जाए, और लेकिन स्टेट काफ़ी कम इस तरफ में केयर करता है। आप मेडल ही देख लीजिए, एक माइकल फिलिप्स के मेडल काफ़ी ज़्यादा है हमसे, हमारा पूरा देश इतने मेडल नहीं जीत पाया जितना माइकल फिलिप्स ने अकेले जीत लिया। तो ये कम से कम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ही इशू है। और ये वही है कि सेंट्रल की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मॉनिटर करें किस प्रकार से ये बॉडीज़ काम कर रही हैं। आगे वेंकैया नायडू, ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात बोली है, इसे हम अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। और ये टेक्निक भी आपको पता होनी चाहिए, होती क्या है ये टेक्नोलॉजी, जियो टैगिंग। इन्होंने कहा देखिए कई बार क्या होते हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं वो इरेगुलर रहते हैं, फिर लेजी रहते हैं, डिसिप्लिन नहीं दिखाते अपनी नौकरी के दौरान में, तो उनकी जियो टैगिंग कर सकते हैं ताकि ये जानकारी रहे कि किस टाइम पे वो आ रहे हैं और ऑफिस टाइम के दौरान वो कहाँ हैं। जियो टैगिंग से हम ये सब पता लगा सकते हैं। तो जियो टैगिंग होती क्या है पहले वो देख लेते हैं। जियो टैगिंग देखिए एक तरह की ऐसी प्रोसेस है जिसमें ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की कर देते हैं, किसी भी चीज़ से, जैसे कि फोटोग्राफ, वीडियो, वेबसाइट्स, एसएमएस मैसेज, क्यूआर कोड्स। यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए हम मैपिंग में हमें इस स्थान से जोड़ना है, या मान लीजिए ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है ये है, तो इसको हमने फोटो से जोड़ दिया, इसको तो जियो टैगिंग कर दी इस लोकेशन की। ये तो सिर्फ एक डायमेंशन है, बहुत सारी इसकी डायमेंशंस हैं, किसी भी चीज़ की जियो टैगिंग हम कर सकते हैं। तो अब देखिए ये किस में उन्होंने बोला, एक 3 दिनों की जियो जो है स्पेशल वर्ल्ड फोरम की कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला। तो अब ये भी डिस्कस करेंगे क्या है ये कॉन्फ्रेंस। तो एग्जाम्पल भी उन्होंने किए कि किस प्रकार से जो वेलफेयर स्कीम्स वो चला रहे हैं उसमें जियो टैगिंग काफ़ी सहायक साबित हुई है। और ऊपर से कहते हैं कि टॉयलेट्स बनाने में भी, टॉयलेट्स को ढूंढने में भी जियो टैगिंग काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई है। तो 3-4 एग्जाम्पल जियो टैगिंग के हम दे सकते हैं कहीं भी अपने मीन्स के आंसर्स में। तो ये देख लीजिए, जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम ये था, ऑर्गेनाइज किया गया सर्वे ऑफ इंडिया में। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? सर्वे ऑफ इंडिया, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या होगा, एग्जीबिशन होगा जो प्राइवेट और गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो कि स्पेशलाइज्ड हैं इनमें, जीआईएस में, जीपीएस में, मैप्स में और ग्राउंड ट्रूथिंग में। तो इनकी एक कॉन्फ्रेंस चल रही है, ऑर्गेनाइज की जा रही है सर्वे ऑफ इंडिया में के द्वारा। अब आगे जो आर्टिकल है ये यूके की ईस्ट पॉलिसी से रिलेटेड है, लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट, जैसे हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी है वैसे ही यूएई के, अच्छा मैंने यूके बोला क्या, यूएई की लुक ईस्ट पॉलिसी से रिलेटेड है। देखिए जो यूएई है आपको पता होगा, अभी इनके क्राउन प्रिंस हैं वो हमारे देश के रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट बनकर आ रहे हैं। तो आर्टिकल उसी के मद्देनजर रखते हुए कि जिस प्रकार से यूएई ने ये डिसीजन लिया, यूएई के क्राउन प्रिंस ने चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होने में, ना सिर्फ चीफ गेस्ट के तौर पर बल्कि वो अपने मिलिट्री कॉन्टिजेंट भी अब रिपब्लिक डे पर ला रहे हैं। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि वो अपने आप को असर्ट करना चाहते हैं, एक तरह से वेस्ट
का, वेस्टर्न कंट्रीज का काउंटर बैलेंस वो बनाना चाहते हैं। और हाल फिलहाल में उन्होंने काफ़ी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन यूएई ने अपना किया है। और जिन देशों ने आर्म्स को इंपोर्ट किया है 2011 से 15 में, उनमें से बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर्स में इनका स्थान 5वें नंबर पे है। और कतर के साथ साथ यूएई भी कन्फ्लिक्ट जोन में एक तरह से अब अरब असर्सन, यानी एक तरह से असर्ट कर रहा है अपने आप को, चेक मान लीजिए कन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने में भी या फिर किसी और इशू से रिलेटेड। तो अब वो इंडिया के साथ में आएंगे और उनका मिलिट्री कंटिंजेंट जब दौड़ेगा तो उनके दिमाग में रीजनल पर्सपेक्टिव भी चल रहा होगा। तो किस प्रकार से वो एक वैक्यूम को फिल करना चाहते हैं जो अरब स्प्रिंग के बाद में आ गया है। तो ये थोड़ा सा आपको कहीं मिले तो यूज कर सको। तो यह आर्टिकल तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सीरिया में अब मीटिंग चल रही है। आपको पता होगा कि जो रशिया और टर्की ने एक सीज फायर साइन किया हुआ है वहाँ पे, अब उसको आगे ले जाने के लिए अस्ताना कजाकिस्तान में एक मीटिंग चल रही है। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। यूएस को भी इसमें इनवाइट किया गया था कजाकिस्तान ने रशिया की अनुमति के बाद में, लेकिन यूएस ने शामिल होने से इनकार कर दिया। अब क्या चल रहा है क्या नहीं, वो तो ज़्यादा बहुत सारे इसमें इश्यूज़ हैं। जैसे कि वो एक फ्रंट कह रहा है कि जैसे जो गवर्नमेंट प्रो असद की फोर्सेस कह रहे हैं कि जो नेगोशिएटर्स हैं बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये सारे इश्यूज़ तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये इंपॉर्टेंट रखिए। अगर क्वेश्चन आएगा प्रीलिम में तो मोटा मोटा क्वेश्चन आएगा कि कहाँ हुई थी कॉन्फ्रेंस, अस्ताना में हुई थी, कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। तो ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। ट्रंप की क्या अप्रोच रहने वाली है इजराइल के बारे में। आपको याद होगा ओबामा ने जाते जाते जो इजराइल के विरुद्ध में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था यूएन में, तो यूएस ने उसमें एब्सटेन किया था, तो वो पास हो गया था यूएस के एब्सटेन की वजह से, क्योंकि आमतौर पे यूएस वीटो कर देता है जो भी रेजोल्यूशन आता है इजराइल के खिलाफ में। अब एक बात चल रही है कि इजराइल अपनी राजधानी शिफ्ट कर सकता है तेल अवीव से जेरूसलम में, और यानी राजधानी नहीं, मतलब जो एम्बेसी है यूएस अमेरिका अपनी एम्बेसी शिफ्ट कर सकता है तेल अवीव से जेरूसलम में। तो एक तरह से अगर ये एम्बेसी शिफ्ट करता है यूएस अपनी जेरूसलम में, तो एक साफ साफ जेरूसलम पे इजराइल के कब्जे को लेजिटिमाइज करती है ये चीज़, क्योंकि अब जेरूसलम तो अभी तक एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी को माना जाता है। यानी जो ये पैलेस्टीन जैसे जो है ये इनकार करते हैं कि जेरूसलम है वो इजराइल का पार्ट है, लेकिन अगर यूएस अपनी एम्बेसी वहाँ पे शिफ्ट कर रहा है तो साफ साफ इसका मतलब है यूएस ने तो मान लिया कि ये इजराइल की ही टेरिटरी है। तो जो ये मोहम्मद अब्बास हैं, इन्होंने इस बात का विरोध किया है, और ये पैलेस्टीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं, जॉर्डन में ये किंग अब्दुल्ला से मिले और इन्होंने कहा कि देखिए इस बात का बहुत पुरजोर विरोध किया कि नहीं आप एम्बेसी मत शिफ्ट कीजिए, अगर आप एम्बेसी शिफ्ट करेंगे तो इससे वायलेंस और ज़्यादा बढ़ेगा और सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब आएगी। इसके बाद उन्होंने एक बात ये भी कही कि टू नेशन की जो बात है, कि दो नेशन की जो थ्योरी है कि इजराइल के लिए अलग देश वहाँ पे और पैलेस्टीन के लिए अलग देश, अगर आप एम्बेसी वहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो उस मॉडल को भी खतरा पहुंचेगा और हम उसका मॉडल का भी विरोध करेंगे। आगे देखिए ये है जो ये इमर्जिंग कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया, ब्राज़ील, ये बिजनेस पे न्यूज़ है, ये बिजनेस पेज पे। तो ये तो देखिए जैसा मैंने कल कहा था कि न्यूज़ तो इनकी उल्टी पुल्टी हो जाती है, तो ऐसा कह पाना तो मुश्किल है। बिजनेस का तो पता लग जाता है। अब पिछली दो न्यूज़ थी ये वर्ल्ड पे थी, ये वर्ल्ड पेज पे थी ये न्यूज़, और ये भी वर्ल्ड पेज पे थी। बाकी थी नेशनल पेज पे और वर्ल्ड जो फ्रंट पेज पे है उनमें कई बार इधर उधर हो जाती हैं, तो आप ज़्यादा पेज पे ध्यान मत दीजिए, भावनाओं पे ध्यान दीजिए। आगे क्या है, आगे देखिए जो इंडिया है, इंडिया ने ब्राज़ील, अर्जेंटीना और दूसरे लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ मिलकर यूरोपियन यूनियन और कनाडा के उस प्रपोजल का विरोध किया है जो ये कहते हैं कि डब्ल्यूटीओ में एक प्रपोजल लाएंगे जिसका नाम है इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। तो इंडिया ने और बाकी कंट्रीज़ ने यूरोपियन यूनियन और कनाडा की इस प्रपोजल का क्यों विरोध किया, तो उसके लिए हम जानते हैं ये है क्या, कंटेंशियस मैकेनिज्म है क्या। ये है ISDS मैकेनिज्म, ISDS इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट। इसमें क्या देखिए, अब मान लीजिए एग्जाम्पल के साथ इसे हम समझते हैं। मान लीजिए कोई बाहर की देश की कंपनी, मान लीजिए कनाडा की कोई कंपनी हमारे देश में आई है, इन्वेस्टमेंट करी है और उसने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे इस्टेब्लिश करी है, लेकिन कल को किसी बात को लेकर, मान लीजिए टैक्स को लेकर या फिर किसी और चीज़ को लेकर अब बन नहीं पाती है, कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं, जैसे कि रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स की कई बार बात होती है। तो अगर इंडिया ने रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा दिया और हम कहते हैं हम जायज़ है क्योंकि आपने टैक्स चोरी करी है, वो कहते हैं नहीं ये जायज़ नहीं है, तो किसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो पहले तो क्या होता था, ये एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा होता कि वो कंपनी जो हमारे देश में ट्रेड करने आएगी तो पहले वो जुडिशरी की हेल्प लेगी, लोकल जुडिशरी की हेल्प लेगी। अगर लोकल जुडिशरी से उसको हेल्प नहीं मिलती है तो वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के पास जाएगी, यानी हमारे देश से बाहर कोई इंटरनेशनल जो आर्बिट्रेशन होते हैं जहाँ से वो जस्टिस के लिए गुहार लगाएंगी।
लेकिन जो ये ISDS मैकेनिज्म है उसके अंदर में यह कहा गया कि इस मैकेनिज्म को आप काटिए। जो कंपनीज किसी दूसरे देश में, यानी एग्जांपल वही लेते हैं, अगर मान लीजिए यूरोप या कनाडा की कोई कंपनी हमारे इंडिया के अंदर आ रही है, उसको किसी बात को लेकर दिक्कत है, तो वो डायरेक्टली पहले हमारे जो लोकल जुडिशरी या जस्टिस मैकेनिज्म है उसको फॉलो ना करके डायरेक्टली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म को फॉलो कर सकती है। लेकिन हम इस बात का विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कई सारे रीजंस हैं। कई बार कहते हैं कि जो इंटरनेशनल मैकेनिज्म होता है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन काफ़ी बाइस्ड होता है। दूसरी बात, खर्चा भी बढ़ जाता है, हमारा खामा खा का खर्चा बढ़ जाएगा कि बाहर के देशों से काफ़ी जैसे आप कह सकते हैं कि इसमें दूसरी जो एक्सपेंसिव, इसमें बताया तो नहीं है वैसे किस तरह का खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन बाद में जापान कहता है, यहाँ पे देखिए, जापान आल्सो अपोज द आइडिया ऑन द ग्राउंड दैट कॉस्ट इन्वॉल्व इन द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। अब ये तो नहीं पता किस तरह का खर्चा बढ़ जाएगा। अब आगे देखिए, एक और चीज जो आती है वो आती है WTO के अंदर ही ट्रेड फैसिलिटेशन जो एग्रीमेंट है। वो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट को देखिए डेवलप्ड कंट्रीज पुश कर रही हैं। क्यों पुश कर रही हैं? वो इसलिए पुश कर रही हैं क्योंकि वो काफ़ी ट्रेड करना चाहती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर में अपने सामान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज का कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि पोर्ट्स कैसे हैं, या फिर वहाँ पे कितना टाइम लगता है उनको माल को भेजने में डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर में, तो कई बार क्या होता है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, काफ़ी टाइम लग जाता है कागजात को तैयार करने में, या फिर जो पोर्ट्स हैं वो कैपेसिटी को हैंडल नहीं कर सकते। तो टोटल जो ये है ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है वो यही इंश्योर करता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा कीजिए, और ताकि वो आसानी से ट्रेड किया जा सके डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। वैसे तो देखिए दोनों के बीच में ट्रेड अच्छा होगा, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज इसको ज़्यादा पुश कर रही हैं क्योंकि उनको ज़्यादा फायदा होगा। और इसी के एवज में हमने यह भी कहा था, आपको याद है कि जो एक फूड सिक्योरिटी एग्रीमेंट हमने किया, यानी हम अपने किसानों को सब्सिडी देते हैं फूड सिक्योरिटी के लिए। डेवलप्ड कंट्रीज इस बात का विरोध करते हैं, तो हमने यह कहा था कि देखिए हम तो सब्सिडी जो देते हैं हमारे किसानों की सुरक्षा के लिए और फूड सिक्योरिटी के लिए देते हैं, तो उसमें चेंज करने से पहले हमने यूँ कहा था कि पहले आप जो TFS है, यानी टोटल जो ट्रेड, तो बार बार मुंह से टोटल निकल रहा है, ट्रेड फैसिलिटेशन जो एग्रीमेंट है उसको साइन करने से पहले हमने कहा था कि पहले आप वो सब्सिडी पे जो क्लोज है आपका, उसमें परमानेंट सॉल्यूशन और पीस रेजोल्यूशन उसका निकालिए, उसके बाद में हम ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट को साइन करेंगे। कुछ वर्ड्स तो मुंह के अंदर बिल्कुल अटक जाते हैं, बार बार वही निकलते हैं। आगे क्या है देखिए, आगे बिजनेस का ये आर्टिकल है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है बजट से, तो अरुण जेटली के ऊपर काफ़ी प्रेशर है जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं नोटबंदी के बाद में, कि जैसा हमने पहले भी पढ़ा कि एक यूनिवर्सल बेसिक मिनिमम इनकम वाली कुछ स्कीम है इस तरह की लाई जाए। और वैसे तो देखिए जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो बढ़ा है दिसंबर में 14.2% का, लेकिन जॉब्स हैं वो काफ़ी गई हैं, जॉब लॉस हुआ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और GST है वो भी डिले हो रहा है। और बस आगे तो वही सेम बात है, 500,000 की नोटबंदी हो गई थी, और जो IMF ने हमारी एक ग्रोथ रेट लगाई है वो 7.2% लगाई है, और घटाकर नोटबंदी के बाद में पहले उसने लगाई थी 7.6%, तो घटा दी है हमारी जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं वो। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो नहीं है ये भी। आगे PIB के आर्टिकल्स हैं। PIB में देखिए एक बॉडी है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बॉडी नहीं है, एक्ट है ये, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। इसके ऊपर में सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। तो पहले तो आप ये देख लीजिए FRBM है क्या। FRBM देख लीजिए एक ऐसा एक्ट है पार्लियामेंट का जो इंस्टीट्यूशनलाइज करता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन को। अब आप देख लीजिए कि गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट जो है वो बढ़ता घटता रहता है। अब बढ़ता घटता रहता है तो सरकार देखिए कई बार क्या होता है, इलेक्शन के टाइम में उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं जानबूझ के, बहुत ज़्यादा पैसे उधार ले लेती हैं और उनका फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाता है ताकि वो नई स्कीम्स चला सकें और वेलफेयर पॉलिटिक्स खेल सकें अपनी। लेकिन उससे हमारी इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। उसी के लिए आया था जो ये था FRBM एक्ट। इसमें यूँ कुछ मिनिमम क्राइटेरिया रखे गए थे, जैसे 2003 में शुरू में ये आया था कि रेवेन्यू डेफिसिट वो 3% होना चाहिए, रेवेन्यू डेफिसिट 0% या फिर फिजिकल डेफिसिट 3% होना चाहिए। लेकिन बार बार इसे टाइम टू टाइम चेंज कर दिया गया। तो उसी के रिगार्डिंग उसी के रिफॉर्म्स के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, NK सिंह की कमेटी थी। तो पहले तो आप ये नाम याद रख लीजिए, NK सिंह की कमेटी का। और उसके बाद में देखिए इनको काफ़ी टर्म्स ऑफ रेफरेंस थी इसकी कमेटी की, जैसे कि कंटेम्प्रेरी चेंजेस जो हो रहे हैं उसके हिसाब से आप नया FRBM रिफॉर्म्स लाइए, या फिर पास्ट में जो आउटकम रही हैं उसके बेस पे, या फिर नई इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को देख के। तो इन सब चीज़ों को देख के आप FRBM एक्ट में रिफॉर्म्स लाएं, क्योंकि गवर्नमेंट को काफ़ी परेशानियां हुई थी। FRBM का जो एक्ट था उसका पालन गवर्नमेंट नहीं कर सकी थी, क्योंकि बीच में तो रिसेशन आ गया था उसकी वजह से, और भी काफ़ी कारण थे। इसलिए NK सिंह की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी ताकि FRBM एक्ट में सुधार लाया जाए। अब नया जो ये PIB का आर्टिकल है ये ऑल इंडिया सर्विसेज में रिफॉर्म्स को लेकर है। आपको याद होगा 311-312 आर्टिकल, ये ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड आर्टिकल है कि अब देखिए
अब आप किसी भी आईएएस ऑफिसर को या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज के दूसरे ऑफिसर्स को, जैसे कि आईपीएस या फिर आईएफएस, इनको आप सीधे तौर पर नहीं हटा सकते। इनको हटाने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, कि टाइमिंग होती है, कि आपको शुरू में इनको टाइम देना पड़ता है कि 6 महीने के अंदर में कुछ इंक्वायरी, जो डिपार्टमेंटल कमेटी है वो इंक्वायरी अपनी कंप्लीट करेगी, और या फिर उनको टाइम भी मिलता है जवाब देने का। छोटे ऑफिसर्स होते हैं जैसे कि बी लेवल के, उनको तो सीधा हटा दिया जाता है, लेकिन जो बड़े ऑफिसर्स हैं इनको सीधा नहीं हटा सकते। इनको सस्पेंड करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। इनका जवाब भी मांगा जाता है कि इस वजह से आपको हटाया जा रहा है, टर्मिनेट किया जा रहा है, आप इस बात पे अपना जवाब रखिए। उसमें अब गवर्नमेंट ने सुधार किया है। तो टाइमिंग वगैरह तो इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बस। मतलब ये सिविल सर्विस रिफॉर्म्स में एक दूसरा कदम है। कल हमने ये डिस्कस किया था कि किस प्रकार से गवर्नमेंट है, उन्होंने दो आईपीएस ऑफिसर्स को और एक आईएएस ऑफिसर्स को कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दी है। तो अब एक नया स्टेप है कि गवर्नमेंट ने अब एक टाइमिंग अपनी अमेंड कर दी है कि 6 महीनों के अंदर में उनको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पूरी करनी पड़ेगी, और उसके बाद में ये सारी चीज़ें हैं। टाइमिंग तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए 30 दिन 90 दिन क्या है, ये यूपीएससी कभी नहीं पूछेगी। कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की दिशा में एक नया कदम है। अब ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे बनाया जाएगा आज के दिन। आज के दिन मतलब 24 जनवरी के दिन स्पेशल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। और उसके द्वारा देखिए, इस पिछले साल 2016 के साल में हमारी जो बेटियां हैं, उन्होंने काफ़ी, डॉटर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। ओलंपिक्स में भी जो दोनों गोल्ड मेडलिस्ट थे, दो रही, साक्षी मलिक और जो हमारी जो बैडमिंटन प्लेयर थी। उसके बाद में ये देखिए पैरा ओलंपिक्स में भी अंजलि नाम से जो थी, उन्होंने भी एक मेडल जीता। तो महिलाओं ने काफ़ी मेडल जीते हमारे लिए, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो उसी दिशा में ये बनाया जा रहा है कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे आज के दिन ये बनाया जा रहा है। तो अब जो यूरोप की रिवर्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। मैपिंग हमारी यूरोप की चल रही है। तो राइन रिवर सबसे पहले देखते हैं। ये देखिए, ये राइन रिवर है यहाँ पे। तो राइन रिवर देख लीजिए, ये निकलती कहाँ से है। सबसे पहले तो ये एल्प्स माउंटेन से निकलती है और बॉर्डर बनाती है, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच का बॉर्डर बनाती है। स्विट्जरलैंड और ये कंट्री का नाम है, इनके बीच में बॉर्डर बनाती है। स्विट्जरलैंड और जर्मनी के बीच में भी बॉर्डर बनाती है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में बॉर्डर बनाती है। इनका काम बॉर्डर बनाना ही है। देखिए, ये याद करने की जरूरत है नहीं किन किन देशों के बीच में बॉर्डर बनाती है, ऐसे तो थक जाएंगे हम, ऑलरेडी पहले से थके हुए हैं। ये देखिए, बस ये याद रख लिए निकलती कहाँ से और गिरती कहाँ पे है। और मेन रिवर कौन से देश की है, जर्मनी में। देखिए, जर्मनी में की मेन रिवर है ये। वैसे तो स्विट्जरलैंड से निकलती है, एल्प से, और गिरती कहाँ पे है, नॉर्थ सी में गिरती है। ठीक है, आगे क्या है, आगे जो रिवर्स हैं ये है एल्ब रिवर। तो एल्ब रिवर ये मेजर रिवर है सेंट्रल यूरोप की, और ये करकोन्स माउंटेन से निकलती है और चेक रिपब्लिक से होकर जाती है, बाद में जर्मनी में भी जाती है, नॉर्थ सी में गिरती है। ये भी यहाँ पे देख लीजिए, शुरू में चेक रिपब्लिक से निकलती है और फिर जर्मनी की मेन रिवर है एल्ब, और नॉर्थ सी में गिरती है। ये भी नॉर्थ सी में गिरती है, और जो राइन रिवर है वो भी नॉर्थ सी में गिरती है। आगे जो एक और रिवर है वो है हमारी डोनमी रिवर। यहाँ पे देख लीजिए, एक सेकेंड, हाँ ये देख लीजिए, ये तो बहुत देशों से जाती है। अब आप बताइए किन किन देशों को आप याद करेंगे। 10 कंट्रीज से होकर ये जाती है डोन रिवर। और ये देखिए, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोशिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया। नहीं नहीं, इतना याद करने की आवश्यकता आपको है नहीं। कहाँ गिरती है वो इंपॉर्टेंट है। ये ब्लैक सी में गिरती है। ब्लैक सी में एक वजह है, यहाँ का कहते हैं कि नमकीन पानी नहीं होता, क्योंकि इसी वजह से नहीं होता। काफ़ी रिवर्स इसमें गिरती हैं, जैसे डॉन भी जाती है, डिनाइस्टर भी जाती है, और भी एक दो और हैं, वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो यहाँ से जाती है, देखिए काफ़ी लंबी ये नदी है इनकी, 10 देशों से होकर ये जाती है, तो याद रख लीजिएगा। और इसके अलावा ये देख लिए, बस कोई और ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट तो है नहीं। तो देख ले, 3 रिवर आज हमने डिस्कस करी, दोबारा से आप चाहो तो देख सकते हो। ये थी जो हमारी राइन नदी थी, ये स्विट्जरलैंड से होकर जाती है, 3-4 देशों के बीच में बॉर्डर बनाती है, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और फ्रांस, जर्मनी। तो ये तो याद रखने की आवश्यकता है नहीं। और जर्मनी से काफ़ी ज़्यादा इनका एरिया होकर गुजरता है, नॉर्थ सी में गिरती है। जो एल्ब रिवर है, यहाँ पे देख लीजिए, एल्ब रिवर ये चेकोस्लोवाकिया से निकलती है और जर्मनी की मेन रिवर है, ये भी नॉर्थ सी में गिरती है। और जो डॉन रिवर है ये हमारी गिरती है ब्लैक सी के अंदर में, यहाँ पे देख लीजिए। तो ये 3 लोकेशंस थी आज जो हमने डिस्कस करी।
अब जो इन्वायरमेंटल की आज हमारी पहली ऑर्गेनाइजेशन है वो यूएनएफसीसी है। देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम इन्वायरमेंट की डिस्कस करेंगे, आपको काफ़ी कन्फ्यूजन इसमें आएगी। अब देखिए जो कन्फ्यूजन आएगी तो उसका एक ही समाधान है, बार बार इसमें रिवाइज करेंगे, हम बार बार इंटरलिंकिंग करेंगे तो वो रिफ्यूजन जो कन्फ्यूजन है अपने आप टाइम के अनुसार दूर हो जाएगी। तो यूएनएफसीसी आज हम पहली जो ऑर्गेनाइजेशन है, पहली जो कॉन्फ्रेंस है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए रियो समिट हुआ था 1992 में ब्राज़ील में, रियो सिटी में हुआ था। उससे पहले भी कुछ बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए, वो एफर्ट्स भी हम धीरे धीरे बाद में डिस्कस कर लेंगे, कौन कौन से एफर्ट्स लगाए गए। जिस प्रकार से स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई थी 1972 में, और जो क्या नाम था उसका, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, मॉनिट्रियल कन्वेंशन भी हुई थी ओजोन के लिए। तो बहुत सारे ये हैं, तो टाइम टू टाइम सब डिस्कस हम कर लेंगे, क्योंकि वो सारे कॉन्फ्रेंस नहीं है, वो कोई कन्वेंशन है, कोई क्या है, कोई ट्रीटी है। तो जब सबकी बारी आएगी तो आपस में हम इंटरलिंकिंग करते हुए डिस्कस करेंगे, और लास्ट में जब रिवाइज करेंगे तो एक टाइमलाइन के अनुसार सारा डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए कॉन्फ्रेंस हुई थी ये यूएनएफसीसी की रियो में, अर्थ समिट के दौरान में। क्या किस बात पर ऑब्जेक्टिव क्या था इस कॉन्फ्रेंस का? ऑब्जेक्टिव ये था कि जो देखिए ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है उसको स्टेबल किया जाए, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस की जो एमिशंस है काफ़ी ज़्यादा इसका बढ़ गया था एंथ्रोपोजेनिक यानी मैन मेड एक्टिविटीज़ से। हालांकि देखिए एक बात को ध्यान दीजिएगा, जो यूएनएफसीसी में जो ऑब्जेक्टिव था यानी फिर जो टारगेट्स थे वो बाइंडिंग नहीं थे, और उसके बाद में बाइंडिंग करने के लिए ही बाद में क्योटो प्रोटोकॉल आया था 1997 में, उसमें बाइंडिंग थे। तो बस ये याद रखिएगा यूएनएफसीसी है वो नॉन बाइंडिंग है। यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन होता है ये, क्या ये ट्रीटी यूएन का पार्ट है? तो डेफिनेटली यूएन का पार्ट है, कोई बच्चा भी बता देगा यूएन आगे लगा हुआ है देखकर। क्या ये बाइंडिंग थी? नहीं, ये बाइंडिंग नहीं थी, नॉन बाइंडिंग थी। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो ये हुए। तीसरा, क्या ये अर्थ समिट के दौरान हुई थी? हाँ, ये अर्थ समिट के दौरान हुई थी। तीसरा फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में क्या है, लेजिटिमेसी है, सभी कंट्रीज के द्वारा मेंबरशिप है, तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं। उसके बाद में देखिए अब इसको कोप में यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में इसे कंफ्यूज मत कीजिएगा आप। ये यूएनएफसीसी अलग है, और पहली जो कोप कॉन्फ्रेंस हुई थी जो आप आज देखते हैं पेरिस कॉन्फ्रेंस या सब कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पहली ऑर्गेनाइज हुई थी 1995 में। तो अब इन दोनों चीजों में आप कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये अलग है। जो कोप होती है यानी पेरिस में हुई, या फिर जो अभी जो मोरक्को का एक सिटी था मार्केस में, वहां पे हुई, वो अलग है, वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं। उसके बाद में ये पूरा कॉन्फ्रेंस काफ़ी सारी हुई कोप की। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ, उसमें टारगेट्स रखे गए थे 2008 से 2012 तक को कम करने के। ये सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक लाइन से काम चलेगा नहीं, क्या क्या है ये, अब सिर्फ मकसद आपको दिखाना था। तो आगे क्या है? आगे तो यही है जो अभी हमने डिस्कस किया। एक आज की स्कीम क्या है? आज की स्कीम है ग्रामीण भंडारण योजना। क्या पता लग रहा है आपको इस नाम से, ग्रामीण भंडारण योजना? नॉर्थ इंडिया के लोग तो समझ जाएंगे, भंडारण कर रहे हैं, भंडारण मतलब जमा कर रहे हैं, तो गोदाम बना रहे हैं, गोदाम में जमा करते हैं हम, तो उसी प्रकार से ये स्कीम है। देखिए स्कीम में दो तीन बातें आपको याद रखने की आवश्यकता है, ज़्यादा डिटेल में आप मत जाइएगा। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई गई थी? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा ये स्कीम चलाई गई थी। और दूसरा देखिए एक तरह की सब्सिडी स्कीम्स है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है काफ़ी स्टेक होल्डर्स को, जैसे कि एनजीओ या फिर कोऑपरेटिव यूनिट्स हैं। किस लिए? ताकि आप गोदाम बनाइए और उसमें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रहिए, ताकि उसमें जो ये अनाज वगैरह है वो अच्छे ढंग से उसको स्टोर किया जा सके, और टाइम आने पर उसका यूज़ भी किया जा सके, और उसको ख़राब होने से बचाया जा सके। तो काफ़ी सारे इनके ऑब्जेक्टिव थे। तो दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किस लिए चलाई गई थी, इंप्लीमेंट किसके द्वारा की गई है, डीएमआई द्वारा इंप्लीमेंट की गई है, किसके कोलैबोरेशन के साथ में, नबार्ड और एनसीडीसी इनके कोलैबोरेशन के साथ में। वैसे तो देखिए डिटेल में जाओगे तो बहुत कुछ है, ये कितनी सब्सिडी मिलती है, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, कौन कौन बना सकते हैं गोदाम, फार्मर्स बना सकते हैं, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कंपनीज, कॉर्पोरेशन। लेकिन इतनी डिटेल में मत जाइएगा, बस तीन चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी मिनिस्ट्री, किस लिए है ये स्कीम और क्या करती है। और भी देख लीजिए कितना अनाज रख सकते हैं, 100 टन, 10,000 टन, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।